हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो भी हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें हम चैप्टर 48 डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 रहेगा। इसको हम लेक्चर बाय लेक्चर क्या करेंगे, जो टॉपिक है चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि मेनली आपका ये 2 या 3 लेक्चर में हम इसको आराम से डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रखेंगे, शॉर्ट में वीडियो रखेंगे। 10 से मतलब 15 से 20 मिनट का डिस्कस रखेंगे, एक एक लेक्चर रहेगा। देखिए, जो चैप्टर 48 है हमारा, वो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आपको ये समझिए सबसे पहले आप इसमें कि जो हमारा चैप्टर 48 है एम लक्ष्मीकांत का, इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उसके बारे में। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई आधार पे, और माइनॉरिटीज का मतलब होता है जिसकी संख्या कम होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो स्पेशल ऑफिसर्स के रिगार्डिंग में जो प्रोविंस है, धारणाएं हैं, जो आर्टिकल क्या कहता, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ये मेंशन किया गया है स्पेशल ऑफिसर किसके लिए, को क्या चीज। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग में इस चैप्टर में हम बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है। कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, टेनवर यानी कि जो कार्यकाल है। कंपोजिशंस का मतलब होता है यहाँ पे हम संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि किस कौन कौन सी बॉडी या कितने मेंबर्स देखने को मिलते हैं हमें स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अंदर, उसके फंक्शन क्या होते हैं। और हम समझेंगे कि जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जिसे अभी मैंने आपको बताया, इस इन सब के बारे में हम लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस करते चलेंगे। अभी हम एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, वो किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। उससे पहले हमने डिस्कस किया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। उससे पहले हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और उससे भी पहले हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस किया था। देखिए, अगर आप यूपीएससी की बात कीजिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कीजिए, दोनों सिमिलर है। बस अंतर इतना आ जाता है कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सेंट्रल लेवल पे था, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हर एक स्टेट लेवल पे था। आर्टिकल सेम थे, यानी कि आर्टिकल 215 से लेकर के 223 तक यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करता है। सिमिलर उसी तरीके से जो आर्टिकल 300, हाँ, तो देखिए मैं भी यहाँ पे समझा रहा था कि हमारा जो देश है वो क्या है, आपको एक यानी कि डाइवर्स कंट्री देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में, यानी कि अगर हम बात करें कि जो भाषा के आधार पे इन इक्वलिटी ना हो, या हम जिसे असमानताएं की बात करते हैं, असमानताएं ना हो, उस चीज के को खत्म करने के लिए क्या लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर के बारे में मेंशन किया गया, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। देखिए, अगर हम हर एक स्टेट की बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें एक महत्वपूर्ण यानी कि जो आबादी है वो क्या है, शामिल है, जो कि जो मेजर स्टेट है, जो कि अगर हम स्टेट के अंदर की बात करते हैं, स्टेट के अंदर जो मेजर पॉपुलेशन है, वो जो भाषा बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, जो कि अलग अलग हम बात करते हैं प्रीडोमिनेटेड होती हैं उनमें से कोई एक। मतलब इसका मतलब ये है कि आप ये समझिए कि देश के हमारे देश के अंदर जितनी भी जो राज्य हैं, स्टेट है, में से एक महत्वपूर्ण आबादी शामिल है, जो कि प्रमुख राज्य में वे अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। भाषाई अल्पसंख्यक की बात करें, यानी कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करें, कि संबंधित में जो व्यक्ति हैं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यानी कि उनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए संवैधानिक दायित्व को पूरा करना सरकार पे क्या करता है, निर्भर करता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अगर हम बात करते हैं कनकरेंटली, गवर्नमेंट का ये काम है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करते रहे, फॉरेस्टिंग करते रहे, डेवलपमेंट किसके लिए, हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज फ्रंका। मतलब इसका क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं समर्पणती रूप से सरकार को राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि जो माइनॉरिटीज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, तो सरकार उसको क्या करते, इग्नोर करता रहे। तो उसी के उन्हीं के राइट्स, उन्हीं के राइट सेफगार्ड के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविंस रखा गया, आर्टिकल 350 बी।
जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसमें स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर्स की बात रखी गई थी, यानी कि उसमें स्पेशल माइनॉरिटीज ऑफिसर के लिए बात रखी है। देखिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 29 एंड 30 कहता है, स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, वो प्रोटेक्ट करेगा किसके राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप, यानी कि जितने भी जो भाषाई अल्पसंख्यक समूह है, भाषाई यानी कि जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप है, उनको क्या करेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। ये बात क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंदर। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद यानी कि जो 1976 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 17 के अंदर एक नया प्रोविंस ऐड किया गया 350 आर्टिकल 350 बी, जो कि किसके बारे में बात करता है, विशेष रूप से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अधिकारों से संबंधित था। इस यानी कि जो अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट को पूर्ववर्ती कथनों को भी प्रभावी ढंग से फिर से दोहराया गया और भारत में हमारी कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटीज राइट्स की सुरक्षा के लिए इसको क्या है तैयार किया गया था। तो इस बेसिस पे हमें जरूरत पड़ी थी किसकी, एक स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर की। अब देखिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डायरेक्टिव्स, यानी कि जो ये जो निर्देश थे इसकी क्या महत्व था। तो पहला था कि जो हमारे कंट्री के अंदर जो कल्चर डाइवर्सिटी है, कल्चर डाइवर्सिटी का मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर अलग अलग संस्कृति को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, तो उसमें क्या कर सके, इतने मतलब डाइवर्सिटी होने के बाद भी वो क्या रहे, इनरिच्ड रहे, यानी कि समृद्ध रहे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म यानी कि जो संघवाद है, उसको क्या है, एज अ रिस्पेक्ट, यानी कि स्टेट हैव अ ऑटोनॉमी ओवर चूजिंग देयर द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए फेडरलिज्म का यहाँ पे एक वर्ड आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि एक तरीके से जो आपका जो पावर है ऊपर से नीचे क्या होता है, बटा हुआ रहता है। तो इसमें क्या है, स्टेट को ये ऑटोनॉमी दे दी गई कि वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर सके, चुन सके, ताकि जो फेडरलिज्म है उसको कहीं ना कहीं क्या किया जा सके, रिस्पेक्ट दिया जा सके। अब देखिए कई बार स्टेटमेंट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री क्या है, एक फेडरलिज्म कंट्री है। तो अक्सर हमारा जो एक्चुअली हमारी जो कंट्री है वो फेडरलिज्म नहीं है, क्वाइजी फेडरलिज्म है। देखिए नॉर्मल कंडीशंस में तो हमारी कंट्री क्या है, फेडरलिज्म के पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पावर आपको सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलेगा, कुछ पावर स्टेट मतलब अच्छा खासा पावर आपको स्टेट लेवल पे फिर लोकल लेवल पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम इमरजेंसी कंडीशंस की बात करते हैं, यानी कि जब हमारी कंट्री के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे या नेशनल इमरजेंसी, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो सारी जो मोस्टली जो पावर होती है वो किसके हाथ में आ जाती है, वो आ जाती है सेंट्रल के हाथ में। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि हमारी कंट्री क्या है, क्वाइजी फेडरल है, नॉर्मल टाइम पे फेडरलिज्म को फॉलो करती है। अब नॉर्मल टाइम यानी कि किस कोई क्रिटिकल सिचुएशंस में इमरजेंसी के टाइम पे क्या है, पावर किसके हाथ में चली जाती है, सेंट्रल के हाथ में चली जाती है। तो उसी फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट रखने के लिए स्टेट को ये ऑटोनॉमी दे दी गई कि वो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है खुद से चुन सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम अपने आइडिया, अपने आइडियोलॉजी, अपने थॉट्स एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो देखिए अगर हम बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जितना अच्छा से एक रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जा सकता है, अगर हम और भी कोई अदर लैंग्वेज अगर हम चुनते हैं तो शायद उसमें उतना इफेक्टिवली तरीके से हम कम्युनिकेट ना कर पाए। तो इस वजह से क्या है, ताकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इफिशिएंसी ला सके कम्युनिकेट के लिए और स्टेट सही तरीके से फंक्शन कर सके, तो इसीलिए क्या है, रीजनल लैंग्वेज की मदद ली जाती है कम्युनिकेट करने के लिए। अब जैसे देखिए अगर आप किसी बाहर कंट्री में जाते हैं और वहां पे कोई पर्सन आपको हिंदी बोलने वाला मिल जाता है, तो आप वहां से ज्यादा फ्रेंडली तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे सिमिलर रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले लोग क्या है मिल जाते हैं। सिमिलर उसी तरीके से अगर आप रूरल एरिया में है और कोई आपका ग्रामीण भाषा बोलने वाला लोग अगर मिल जाता है जो आप लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो आप उससे ज्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलर उसी तरीके से स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी है उसको हेल्प की जा सके, या एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छे तरीके से किया जा सके,
स्टेट सही तरीके से फंक्शन किया जा सके, तो इसके लिए क्या है, रीजनल लैंग्वेज की मदद ली जाती है। तो ये आपको एक सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा डायरेक्टिव्स के अंदर में। फिर देखिए बात करते हैं किस बारे में, इसमें कुछ इशू भी निकल के आए, यानी कि कुछ जो अगर बात करते हैं मुद्दे हैं वो निकल के आए। पहला मुद्दा यही निकल के आया था कि सेंट्रल है यानी कि द सेंटर हैज टू इंश्योर द प्रोविंस ऑफ कंप्लीटली लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशंस अलोंग विद इंग्लिश इन द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। मतलब देखिए केंद्र और राज्य की जो क्षेत्रीय भाषा है यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज है में अंग्रेजी के साथ साथ पूरक भाषाई संचार का साधन सुनिश्चित करना होगा। देखिए कई बार जैसे कि अभी आप न्यूज़ में भी कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बात की जाती है कि हिंदी को क्या किया जाए, एक नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए। तो साउथ में कहते हैं कि भाई आप हिंदी को प्रमोट कर रहे हो तो हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, या इंग्लिश में या इंग्लिश को यानी कि कहते हैं वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दो। तो देखिए अगर हम कई बार बात करें तो साउथ के लोग नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं कह रहा हूँ, वो अपना एक्चुअली मेन रीजन है कि वो या तो अपने लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं या तो कहते हैं कि भाई अगर आपको रीजनल अगर आपको लैंग्वेज ही बनाना है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज बनाना है तो आप इंग्लिश रख सकते हैं। यहीं पे अगर सेंटर की बात करते हैं, जो प्रोविंस है कंप्लीटली आपको लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा किसके साथ, इंग्लिश, और जो रीजनल लैंग्वेज है स्टेट का उसके साथ। इसीलिए अगर हम बात करते हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेज की बात रखी गई है। हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारा बस एक रीजनल लैंग्वेज है। फिर देखिए बात करते हैं लैंग्वेज को लेकर के भी क्या है, कई बार आपको मुद्दा देखने को मिल जाएगा। अगर हम फिर देखिए स्टेट इज मीन्ड टू वर्क फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी कि राज्य का मेन जो उद्देश्य होना चाहिए या जो उद्देश्य है भाषाई विविधता यानी कि जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना है। तो ये कुछ इशू है जो कि निकल करके आए थे। अब बात करते हैं हम अपॉइंटमेंट एंड रिपोर्ट के बारे में, यानी कि जो नियुक्ति की जाती है और जो रिपोर्ट पेश किया जाता है। देखिए बात करते हैं जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, एक स्पेशल ऑफिसर जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए होता है वो मेंटेन करके रखता है, और अथॉरिटी जो अपॉइंट किया जाता है हिज ऑफिसर लाइज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यानी कि किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है। देखिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की जो नियुक्ति अनिवार्य है, और इस अधिकार को नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास आपको देखने को मिलेगा। स्पेशल ऑफिसर एज्यूम की बात करते हैं, यानी कि जो विशेष अधिकार है संवैधानिक ढांचे के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उल्लिखित सुरक्षा उपायों से संबंधित भी मुद्दों पर क्या करता है, वो जांच करने की उसकी जिम्मेदारी रहती है। ये कुछ देखने को मिलेगा उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट और अपॉइंटमेंट के। फिर देखिए बात करते हैं आगे। देखिए इनकी ड्यूटी ये भी रहती है, जो स्पेशल ऑफिसर रहते हैं वो सबमिट करते हैं एक पीरियोडिक रिपोर्ट, किसको, द मैटर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी उन्होंने काम किया है अपने कर्तव्य को के रिगार्डिंग में, अपनी ड्यूटी को रिगार्डिंग में, तो राष्ट्रपति के निर्देश अनुसार जो भी मामले हैं उसको राष्ट्रपति को समय समय पर वो क्या करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं। जो विशेष अधिकारी होते हैं यानी कि जो स्पेशल ऑफिसर होती है उनकी क्या रहती है, एक ड्यूटी रहती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति को इन रिपोर्ट को संसद में क्या है, प्रत्येक सदन के समक्ष में इन्हें क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, और उन्हें उनसे संबंधित स्टेट गवर्नमेंट को भी उसके बाद क्या है उन्हें संबंधित जिसके संबंधित में है उससे संबंधित स्टेट के गवर्नमेंट को वो भेजेंगे, यानी कि गवर्नमेंट को भेजना होगा। और फिर यह संविधान के विशिष्ट भाषाई अल्पसंख्यकों की क्या है, चिंताओं और सुरक्षा के संबंधित में क्या है, पारदर्शी यानी कि जो ट्रांसपेरेंटरी है और जो आंसरेबल है या आप कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी है, तो वो क्या करता है, सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कोई भी जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है या टेनवर है, सैलरी है, अलाउंसेस है, सर्विस कंडीशन है, या हम प्रोसीड्यूर की बात करते हैं, रिमूवल की बात करते हैं, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखिए अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि क्या क्या उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा,
तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो समानता का अवसर है वो प्रोवाइड कराना किसको, जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है यानी कि भाषाई अल्पसंख्यक है। दूसरा, जागरूकता फैलाना अमंग द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अबाउट द सेफगार्ड अवेलेबल टू देम, यानी कि जो अल्पसंख्यक भाषाओं के बीच में क्या है, उनके उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में क्या है, उन्हें जागरूकता फैलाना। इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब इसका क्या है, देखिए जो भाषाई अल्पसंख्यक है के लिए प्रदान किए गए जो भी सुरक्षा के उपायों को क्या है, प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। फिर बात करते हैं हैंडल करना, जो भी रिप्रेजेंटेशन है रेड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिलेटेड टू द सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनको क्या करना, निवारण करने के लिए आवेदन को संभालना, ये सारे क्या है ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बारे में, यानी कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जो आयुक्त हैं। देखिए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो क्रिएट किया गया था वो किया गया था 1957 में, और ये जो अगर हम इसके डेजिग्नेटेड की बात करते हैं तो कमिश्नर रहता है किसके लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हेडक्वार्टर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। रीजनल ऑफिस की बात करते हैं तो ये आपको यानी कि कहाँ देखने को मिलेगा, बेल्जियम, कर्नाटका, चेन्नई तमिलनाडु और कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। कमिश्नर की बात करते हैं, असिस्ट करता है इसका जो हेडक्वार्टर बाय किसके द्वारा, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा और असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा इसे हेडक्वार्टर को जो असिस्ट करते हैं वो किया जाता है। कमिश्नर फॉल्स अंडर तक वो किसके अंदर काम करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में काम करते हैं। अब देखिए ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, और ये किस ईयर में क्रिएट किया गया था, ये वाला हो सकता है कि आपसे हेडक्वार्टर मैचिंग करने के लिए पूछा जा सके, लेकिन इतना तो गारंटी है कि मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग में और कब क्रिएट किया गया था इसके रिगार्डिंग में जरूर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। अगर हम इनके कार्य की बात करें तो देखिए अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो इसका पहला फंक्शन होता है इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि जांच करना, मॉनिटरिंग देख रेख करना जो भी मैटर है रिगार्डिंग किसकी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो द प्रेसिडेंट रिपोर्ट करता है स्टेटस ऑफ जो भी इम्प्लीमेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशनली, अगर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली इम्प्लीमेंटेशन के जो है या हम नेशनली एग्रीड सेफगार्ड फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, मतलब राष्ट्रपति को भाषाई अल्पसंख्यक के लिए संवैधानिक और राष्ट्र स्तर पर क्या है सहमत सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। फिर बात करते हैं टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड थ्रू क्वेश्चनरीज, विजिट, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, मीटिंग, रिव्यू मैकेनिज्म एक्सेट्रा। अब मतलब क्या है, देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें तो प्रभावशाली दौरों, सम्मेलन, सेमिनारों, बैठकों, समिति के माध्यम से क्या है सुरक्षा उपायों को इम्प्लीमेंटेशन या उस पर निगरानी मॉनिटरिंग करना। टेक्स अप ऑल द मैटर्स ऑफ प्रिंटिंग टू द ग्रीवेंस अराइजिंग आउट ऑफ द नॉन implementations of the constitutionally and nationally agreed scheme of safeguard provided to linguistic minorities, मतलब कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक को प्रदान किए जाने वाली जो सुरक्षा है उपायों की जो संवैधानिक या राष्ट्रीय स्तर पर जो सहमत योजना के जो इम्प्लीमेंटेशन ना होने पर उत्पन्न होने वाली जो भी शिकायतें हैं से संबंधित सभी मामलों को उठाना, राइज करना, ये सारा काम देखने को आपको मिलेगा। ये फंक्शन देखने को मिलेगा किसका, स्पेशल ऑफिसर ऑफ माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। बाकी जो टॉपिक रह गए हैं जो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए आपका 2 संडे से क्या है जो वीकली करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ है वो अपलोड नहीं हो पा रही है, इसका कुछ बैकग्राउंड रीज़न है, तो कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाए। तो देखिए अभी हमारा एम लक्ष्मीकांत का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाला पार्ट चल रहा है, यानी कि 7th पार्ट चल रहा है, जिसमें अभी हमारा आज 48 चैप्टर का पहला लेक्चर था, कल 42 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तब कोशिश करेंगे कि
जल्दी से जल्दी आपका क्या है वीकली करंट अफेयर की वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जा सके। फिर देखिए अगर हम सैटरडे की बात करते हैं तो सैटरडे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं एज अ टेस्ट के फॉर्म में, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अभी हमारा पॉलिटी सीरीज चल रहा है जिसमें हमने 17 वीडियो में डिस्कस कर लिया था 2014 तक के वो क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, वो सारी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।